हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक ये रहेगा आपका बहमनी साम्राज्य के बारे में। बहमनी साम्राज्य से पहले हमने पढ़ा था विजय साम्राज्य। ये एक दौर है जिस समय बहमनी साम्राज्य और विजय साम्राज्य दोनों तत्कालीन यानी कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं और दोनों का जो समय है एक दूसरे से संघर्ष के दौरान गुजर रहा है। इससे पहले का जो समय था वो दिल्ली सल्तनत का था और इनके बाद का जो समय होता है वो होता है आपका मुगल काल का। तो इससे जो अपना नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा आपका मुगल काल का। तो मुगल काल शुरू करने से पहले हमें ये जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य से भी कोई क्वेश्चन आने की संभावना आपकी बनी रहती है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि बहमनी साम्राज्य क्या था, किस क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ, कितना क्षेत्र पे ये शासन किया करते थे। तो बहमनी साम्राज्य की अगर बात करें तो बहमनी साम्राज्य की सीमा की अगर बात करते हैं तो ये इसकी सीमा हुआ करती थी, यानी कि इतने क्षेत्र पे इनका विस्तार था, इतने क्षेत्र पे इनका विस्तार हुआ है। मैं लिख देता हूं, इतने क्षेत्र पे इनका विस्तार हुआ, ये बहमनी साम्राज्य का विस्तार है। कुछ इस प्रकार से इतने क्षेत्र पे बहमनी साम्राज्य ने शासन किया है। इससे का जो नीचे का है वो आपका विजयनगर साम्राज्य है। नीचे वाला कौन सा था? विजयनगर। जो यहां दिख रहा है ये आपका नीचे का कौन सा है? विजयनगर है। ऊपर कौन सा है? ऊपर है बहमनी साम्राज्य, नीचे कौन सा है? विजयनगर। तो बहमनी साम्राज्य हम पढ़ेंगे, विजयनगर हम पहले पढ़ चुके हैं। जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे तो इसका वीडियो लेक्चर आप कंप्लीट देखें, इसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें ऐप शिक्षा युग 2.0 से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर से भी आप शिक्षा युग 2.0 डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो इस बहमनी साम्राज्य में जो मुख्य जो जगह है, तो एक तो आपका अहमदनगर है, एक आपका बीदर है, एक आपका बरार है, एक आपका गोलकोंडा है, रायचूर है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और एक आपका गुलबर्गा है, जहां प्रथम टाइम इसको राजधानी बनाया गया था, प्रथम बार इसको राजधानी बनाया गया था गुलबर्गा को। तो ये आपका क्षेत्र है। ऊपर का जो ऊपर की जो है ताप्ती नदी है, जो ऊपर का अपना गुजरात वगैरह का क्षेत्र है। नीचे अपना बिल्कुल सुदूर दक्षिणी क्षेत्र है। ये बीच का जो क्षेत्र है ये आपका बहमनी साम्राज्य होता है। तो बहमनी साम्राज्य के लिए आज हम पढ़ेंगे, इसके पॉइंट्स देखते हैं। जो भी हम पढ़ेंगे वो फैक्ट्स देखेंगे, कहानी थोड़ी समझेंगे। ऐसा नहीं है कि कहानियों में इतने ज्यादा घुस जाएं जहां से एग्जाम में कुछ ना पूछे, और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में जो पूछेगा हमें समझ भी ना आए। तो हमें वो करना है कि जो एग्जाम में पॉइंट आते हैं उनको ध्यान में रखना है। तो जब इससे पहले कौन सा वंश हुआ करता था, मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत था। और दिल्ली सल्तनत में लास्ट यानी कि अंतिम वंश कौन सा था, मैंने एक ट्रिक के माध्यम से सिखाया था, गुल खिले तो सांस लो, यानी कि लास्ट में लो का मतलब था लोधी वंश। तो इस प्रकार के वंश थे, मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि कौन से वंश हुए हैं, कौन से उनके संस्थापक हुए हैं। तो लोधी वंश हुआ है, तुगलक वंश हुआ है। तो सबसे ज्यादा एक मोहम्मद बिन तुगलक था तुगलक वंश में। उसके समय में छोटे छोटे राज्यों का विस्तार हो जाता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में आज हम पढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का दूसरा शक्तिशाली राजवंश था। पहला कौन था? विजयनगर साम्राज्य। दूसरा कौन था? ये आपका बहमनी। बहमनी साम्राज्य में दो परिस्थितियां हमेशा बनी रही। एक तो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ इनका विवाद हमेशा चलता रहा, और एक इनके अंदर की जो शक्तियां हैं आपस में लड़ती रही, यानी कि आपसी कलह ज्यादा रहता था। तो इस राज्य का जितना उत्थान हुआ वैसे पतन भी हो गया, क्योंकि जो अंदर की जो स्थिति थी वो मजबूत नहीं कर पाए थे, आपस में भी अंदर अंदर लड़ाइयां चलती रहती थी। दौलताबाद, दौलताबाद कहाँ है? ये आपका दौलताबाद है, ठीक है, ये आपका दौलताबाद है। दौलताबाद में एक तीर्थ है कौन? अमीरान ए सदा, और इनके नेता कौन है? इस्माइल। और इन्होंने क्या किया, वहां के जो अमीर हैं जिनका नाम है हसन गंगू, हसन गंगू। तो हसन गंगू पहले शासक होते हैं यहाँ के, अपना नाम कुछ अलग चेंज करके। तो हसन गंगू को क्या करती हैं? अमीर उल उमरा की और जफर खां की उपाधि दे देते हैं। तो इनको, किसको? हसन गंगू को अमीर उल उमरा और जफर खां की उपाधि देने से यानी इनकी स्थापना का एक श्रेय हो जाता है, श्रेय मिलता है इनको, यानी कि इनकी इतनी बड़ी उपाधि मिलने के बाद ये अपने आप को एक बड़ा शासक समझने लगते हैं। और यहाँ शक्ति एक कारण ये भी होता है कि ये जो छोटे छोटे जो सेनापति होते हैं ना, ये जो सेनापति ही थे,
इनके पास अपनी एक सेनाएं भी होती थी और सेनापति को इतनी उपाधि दे दी जाती है, उनके पास अपनी सेनाएं हैं और केंद्रीय शक्ति मजबूत है नहीं है, तो अपना राज्य का छोटा वगैरह विस्तार, तो अपने राज्य के अलग से स्वतंत्रता स्थापित करेंगे और समय समय पर अपना ये विस्तार भी करेंगे। यही परिस्थिति कुछ यहाँ पे भी हुई थी। तो देखते हैं आगे। अमीरान ए सदा तुगलक साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए पश्चिमी और दक्षिण प्रांतों में नियुक्त एक सैनिक सरदार था। जो अमीरान ए सदा था, ये तुगलक वंश के दौरान सैनिक सरदार था। ये सैन्य टुकड़ियों भी रखते थे। ये क्या था, इनके पास एक सैन्य टुकड़ी भी थी और राजस्व वसूली का भी काम करते थे। ये किसका काम करते थे, राजस्व वसूली का भी काम करते थे, लेकिन साथ ही साथ ये स्थानीय प्रशासन की भी देखरेख किया करते थे। साथ ही साथ क्या था, ये प्रशासन, ये जो स्थानीय प्रशासन जो हुआ करता था उसकी भी ये देखरेख किया करते थे। दो काम थे इनके, राजस्व वसूली करना और वहां पे स्थानीय प्रशासन की भी देखरेख करना। और इनके पास एक सैन्य टुकड़ी भी हुआ करती थी। इस राज्य का प्रमुख अभिलक्षण ये था कि विजयनगर से तो इनका हमेशा संघर्ष बना रहता था और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये भी थी इनकी कि भीतर होने वाले अफाकी और दक्कनी संघर्ष था। यानी दो अंदर के दो संघर्ष भी थे। ये अलग से मुसलमान थे, ये अलग से थे दक्कनी वाले, तो इनका आपस में एक संघर्ष बना रहता था। इसलिए बाहर का भी आक्रमण हो रहा है और अंदर भी संघर्ष चल रहा है, तो इसीलिए इनका कुछ ज्यादा विस्तार होता नहीं है और शक्ति ज्यादा इतनी मजबूत नहीं पकड़ पाते हैं। अफाकी जो थे मुख्यतः ये मुसलमान, विदेशी मुसलमान थे जिनमें ईरानी प्रमुख थे। दूसरी तरफ थे दक्कनी जो मुसलमान थे, उनमें अफगान और हबसी और स्थानीय कुछ मुसलमान शामिल थे। और पहले जो थे ना अफाकी, इनमें कौन से थे, ईरानी थे। तो जो पहले शासक होते हैं, प्रमुख बहमनी शासक कौन होते हैं, हसन गंगू। तो इनको उपाधि दी जाती थी। उपाधि देने के बाद अपने आप को शासक समझते हैं। तो ये क्या करते हैं, अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन नाम की उपाधि धारण करके इनको फिर अलाउद्दीन हसन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको अलाउद्दीन हसन के नाम से भी जाना जाता है। इनको हसन बहमनी शाह के नाम से भी जाना जाता है। इन दो नामों से अलग अलग जाना जाता है। मूल रूप से इसका नाम क्या था, हसन गंगू। ये हसन गंगू अलाउद्दीन हसन शाह के नाम से या उपाधि धारण करके बहमनी राज्य की स्थापना करते हैं और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाते हैं। ये इसने हिंदुओं से जजिया कर वसूलने पर रोक लगा दी। इसने क्या किया, हिंदुओं से जजिया कर वसूलने पर रोक लगा दी थी। ऐसा करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन हसन ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई थी। इसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई थी। इसके साथ ही एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करते हैं हम। अलाउद्दीन हसन ने हिंदुओं के साथ उदार नीति अपनाई। सिंहासन पर बैठने के पश्चात बहमनी राज्य के जो संस्थापक हैं सुल्तान अलाउद्दीन हसन, जो गंगू नाम थे, जिनका पहला नाम क्या था, गंगू, बहमन शाह ने राज्य विस्तार के लिए कंधार, कोटगिरी, कल्याणी और बीदर आदि क्षेत्रों को विजित कर लिया। कंधार, कोटगिरी, कल्याणी और बीदर आदि क्षेत्रों को विजित कर लिया। अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया था, अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम बदल के एहसानाबाद अथवा अहमदाबाद रख दिया। तो इसका नाम तो एहसानाबाद था, कहीं कहीं इसका नाम अहमदाबाद भी मिल जाता है। अलाउद्दीन हसन ने अपने शासन के अंतिम दिनों में दाबुल पर भी अधिकार कर लिया था। धातव्य है कि दाबुल पश्चिम समुद्र तट पर बहमनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। जो दाबुल था ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्या था ये, बंदरगाह था। फरवरी 1358 में बहमन शाह की हो जाती है मृत्यु, यानी कि हुसैन गंगू की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के बाद उसने अपने पीछे एक ऐसा क्षेत्र छोड़ा जिसकी सीमाएं उत्तर में वान गंगा नदी तक, दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पश्चिम में दौलताबाद तक और पूर्व में भोगिरी तक इनकी सीमा फैली हुई थी। जैसे कि आपने यहां देखा था, ये वाला क्षेत्र इन्होंने इतना विस्तार कर लिया था। फिर नंबर आता है मोहम्मद शाह प्रथम का। मोहम्मद शाह प्रथम, जिनका शासनकाल रहता 1358 से 1375। शासनकाल इनका कोई जरूरी नहीं होता याद करना, कोई बात नहीं। इनकी जो कहानी है वो समझना जरूरी, जो जरूरी फैक्ट्स हैं जो हाईलाइट किए गए हैं वो आपको याद रखना जरूरी होता है। तो अलाउद्दीन हसन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम था, वो शासक बनता है। मोहम्मद शाह प्रथम का सारा जीवन क्या होता है, विजयनगर और वारंगल के युद्ध में गुजर जाता है। कभी विजयनगर से
लड़ाई हो जाती है, कभी वारंगल से लड़ाई हो जाती है। इनके साथ विजय अभियान में ही इनका समय गुजर जाता है। मोहम्मद शाह प्रथम का सबसे बड़ा योगदान था बहमनी की प्रशासनिक व्यवस्था को, बहमनी जो राज्य था इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना था। उसके आदेशानुसार उसने आदेश दिया कि समस्त सार्वजनिक मद्यगृह बंद कर दिए जाएं, यानी कि सारे अहाता बोलते जहां पे आप बैठ के शराब वगैरह पीते हैं, यानी कि बार वगैरह जो भी जिस टाइप के भी आप समझते हो, वो सारे बंद कर दिए, मद्यगृह बंद कर दिए। और उसने अपने कठोर प्रबंधन से राज्य को अनुशासनहीनता को समाप्त कर दिया। राज्य में जो अनुशासनहीनता थी वो समाप्त कर दी, यानी कि अगर अनुशासन रहेगा तो सभी तरक्की की रास्ते पे चलेंगे, और अनुशासनहीन हो जाएंगे तो उनको पता ही नहीं अनुशासन क्या होता है, किस रास्ते पे चलना है, ये गलत है या सही है। तो इन्होंने कठोर नियम लागू किए, मध्यगृह बंद कर दिए, अनुशासनहीनता को बिल्कुल समाप्त कर दिया। हमारे राज्य में रहना है तो अनुशासित रहना पड़ेगा, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से टाइट कर दिया सब कुछ। राज्य प्रबंधन के लिए उसने राज्य को 4 तफ यानी कि 4 प्रांतों में, 4 भागों में, तफ का मतलब था प्रांत। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बहमनी साम्राज्य में तफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तफ एक प्रकार का कर होता था। तफ क्या था? प्रांत का नाम होता था। तफ एक सेना का अधिकारी होता था, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऐसे शब्द है ना, ये कई बार पूछे जाते हैं पीसीएस या यूपीएससी वगैरह में, शब्दों का महत्व होता है। बाकी छोटे एग्जामों में ऐसी बातें नहीं पूछी जाती। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, इसको 4 भागों में बांट लिया। नंबर 1 गुलबर्गा जो पहले राजधानी बनाई थी, नंबर 2 पे दौलताबाद, नंबर 3 पे बरार और नंबर 4 पे बीदर। इन 4 राज्यों में बांट दिया इस क्षेत्र को, यानी कि राज्य के प्रबंधन के लिए। ऐसे नहीं कि टुकड़े किए नहीं, प्रबंधन के लिए। जैसे कि भारत में 28 राज्य हैं तो उसके टुकड़े नहीं, प्रबंधन के लिए 28 राज्यों में बांटा गया है। तो इसी प्रकार से इनको बांटा गया था। प्रत्येक का प्रबंध एक प्रांताध्यक्ष को सौंप दिया, जिसे सेना रखना अनिवार्य था। प्रांत का एक अध्यक्ष बना दिया और जिसको सेना रखना बहुत अनिवार्य कर दिया गया था। इसी के काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ, जिससे रक्षा संगठन में एक नई क्रांति आई। पहली बार बारूद का प्रयोग, ठीक है, बारूद का प्रयोग हुआ 1375 में मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे पहले बारूद का प्रयोग जो बाहरी शक्तियां थी, जो क्या है ये बाबर, तो 1526 में बाबर भी कर लेते हैं। लेकिन ये अपने क्षेत्रीय में बाबर सॉरी 1526 में करते हैं, लेकिन ये उससे ही पहले कर लेते हैं और 1375 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर है ताजुद्दीन फिरोज शाह। इनके बाद कौन आते हैं? ताजुद्दीन फिरोज शाह। बहमनी राज्य का अगला महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह, फिरोज शाह ने खेरला के शासक नरसिंह राय को हरा दिया और नरसिंह राय को हराकर बरार प्रांत को जीत लिया। कौन से प्रांत को? बरार, जो उत्तर में है, इस क्षेत्र के सबसे उत्तर में है, जो आपने देखा था। इस बरार प्रांत को जीत लिया। नरसिंह राय को हराकर बरार प्रांत को जीत लिया। उसने विजयनगर के शासक, जो विजयनगर के शासक कौन है उस समय? देवराय प्रथम को भी हरा दिया और उसके साथ संधि करने को बाध्य कर दिया देवराय प्रथम को। तो यानी कि ये ताजुद्दीन फिरोज शाह एक महान शासक होता है इस वंश का, बहमनी साम्राज्य का। फिरोज जो था ये कला प्रेमी था और एक सुलेखक भी था। उसने अरबी, फारसी, तुर्की और इनके अलावा तेलुगु जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मराठी, मलयालम का भी अच्छा ज्ञान था। अच्छे ज्ञानी आदमी थे ये शिक्षा के क्षेत्र में। इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं शहाबुद्दीन अहमद प्रथम क्या करते हैं? अपनी राजधानी गुलबर्ग से स्थानांतरित करके बीदर ले जाते हैं। तो राजधानी स्थानांतरण करते हैं। ये राजधानी स्थानांतरण करने का काम सबसे पहले किसने किया था? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने, बहमनी साम्राज्य में। इस नवीन राजधानी को मुहम्मदाबाद का नाम रख, बीदर का नाम क्या रख दिया फिर? मुहम्मदाबाद। क्या नाम रख दिया? मुहम्मदाबाद। इसकी उदारता के कारण इसको अहमद शाह प्रथम को या संत अहमद के नाम से भी जाना जाता है। संत अहमद या अहमद शाह वली भी कहा गया इसको। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने 1425 में तेलंगाना, 1426 में माहौर और 1429 में मालवा के साथ युद्ध किए। इन्होंने 3 युद्ध किए, तेलंगाना 25, 26 और 29। 25 में तेलंगाना, 26 में माहौर और 29 में इसने किया मालवा के साथ युद्ध किया।
और इसके बाद जो अगला शासक आता है भाई, वो कौन होता है? अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। कौन है? अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का जो शासन है वो 1436-58। समय काल कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, मैं फिर बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर आपको कहानी पता होनी चाहिए। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय अपने पिता की तरह ही योग्य विद्वान शासक था। इसका संपूर्ण शासनकाल तेलंगाना, गुजरात और खानदेश, विजयनगर, मालवा इत्यादि के साथ युद्ध में ही व्यतीत हुआ। तो पहले ज्यादातर का तो कई 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 का तो ऐसा समय होता था जिनका समय युद्धों में ही चला जाता था, और कुछ ऐसे होते थे जो आराम से पिताजी करके चले गए शासन स्थापित, और किसी से कुछ नहीं, मतलब अपना जो भी मिला है उसी पे शासन करना। वो अपने अपने कर्म थे भाई सबके। आज भी होता है, किसी के पिताजी कमा के चले गए, कमा रहे हैं अच्छे, उनकी संतान आराम से बैठ के उसका भोग करती है, और कुछ है उनका मतलब कमाना पड़ता है, किसी का ऐसा कमा रहे हैं उसको खराब कर रहे हैं। अलग अलग तरह की कंडीशनें होती हैं। इसके शासनकाल में महमूद गवां एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है भाई। महमूद गवां को राज्य की सेवा में लिया गया। किसके शासनकाल में? शिहाबुद्दीन अहमद के शासन, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के शासनकाल में महमूद गवां को राज्य की सेवा में लिया गया था। फिर आता है इसके अगले जो शासक होते हैं जिनका नाम है हुमायूं शाह। अलाउद्दीन द्वितीय के बाद उसका पुत्र हुमायूं शाह गद्दी पर सत्ताधीन होता। कौन? हुमायूं शाह। हुमायूं शाह के काल में महमूद गवां एक योग्य सेना नायक था। बाद में इनको राजद्रोह के चक्कर में फांसी दे दी जाती है। तो ये जो महमूद गवां था ये एक योग्य सेना नायक था। यही कारण है कि हुमायूं शाह के शासनकाल की समस्त सफलताओं का श्रेय महमूद गवां को ही जाता है। हुमायूं शाह को उसके क्रूर स्वभाव के कारण, जो हुमायूं शाह था क्रूर स्वभाव था इसका, इसके कारण इनको जालिम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जालिम कहा जाता था। और इसके साथ साथ हुमायूं को दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। नीरो एक सम्राट था। कहाँ का सम्राट था? रोम का सम्राट था शायद, नीरो। तो इनको क्या कहा जाता था? दक्कन का नीरो कहा जाता था। और नीरो था रोम का सम्राट, जो इनकी तरह जालिम था, वो भी इसलिए इनको दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। निजामुद्दीन अहमद तृतीय, इनके बाद समय आता है निजामुद्दीन अहमद तृतीय का। हुमायूं शाह की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र निजामुद्दीन अहमद तृतीय सत्ता पर आसीन हुआ। इसके समय प्रधानमंत्री महमूद गवां का नियंत्रण पूर्ण राज्य पर हो गया। संपूर्ण राज्य पर महमूद गवां का नियंत्रण हो गया। ये अच्छा सेनापति था, और इन्हीं के कारण से इतने विजय अभियानों में विजय मिली थी। इसके समय में बहमनी साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गया। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक इतने क्षेत्र पे विस्तृत हो जाता है। आंतरिक प्रबंधन के लिए महमूद गवां ने राज्य को 8 भागों में विभक्त किया। पहले 4 में किया था, अब 8 में किया, क्योंकि क्षेत्र का विस्तार हो चुका है, और प्रत्येक में तरफदार नियुक्त किए गए। 1482 में समुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने क्या किया? महमूद गवां को राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी। जिसने इतने क्षेत्र का विकास किया, इतने क्षेत्र का विस्तार किया, उन्हीं को ही राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी। अंततः 2 दशकों के अंदर ही बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। अब कोई दिग्गज सेना नायक नहीं बचेगा, कोई बड़ी शक्ति नहीं बचेगी, कोई अच्छा डिसीजन मेकर नहीं बचेगा, तो पतन होना तो लाजमी है। और ये कुछ ही समय के बाद इसका पतन हो गया। कालांतर में बहमनी में 5 नए छोटे राज्यों का उदय होता है। बहमनी राज्य में 5 छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, जो इस प्रकार से हैं। देखते हैं कौन से हैं। जो बहमनी साम्राज्य जो आपने देखा था, ये बहमनी साम्राज्य ये बाद में टूट जाता है, छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है। कोई बीजापुर है, कोई गोलकोंडा है, कोई बरार है, कोई अहमदनगर है, ऐसे करके ये अलग अलग राज्यों में टूट जाता है, और इनका छोटे छोटे राज्यों का फिर होता उत्थान। तो नंबर 1 पे आता बरार। नंबर 1 पे कौन से क्षेत्र आता? बरार। बरार की स्थापना हिंदू से मुसलमान बने थे एक व्यक्ति जिनका नाम था फतेह उल्लाह इमाद शाह ने इसकी स्थापना की, बरार की। बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाली प्रथम सल्तनत बरार थी। बहमनी साम्राज्य से प्रथम कौन सी सल्तनत अलग हुई थी? बरार। और 1574 में अहमदनगर ने बरार को अपने राज्य में मिला लिया, और कुछ समय बाद अहमदनगर भी अलग हो जाता, और अहमदनगर ने बरार को अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी जो शक्ति है, जो प्रांत है जो अलग होता है, बीजापुर की स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने की थी।
अब बीजापुर, जब हम मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो बीजापुर गोलकुंडा के बारे में हमें इनके साथ साथ की कहानियों को पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो इनके बारे में थोड़ा और देखेंगे। बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी और आदिल शाही वंश का यहां से प्रारंभ होता है। इब्राहिम आदिल शाह दक्कनी उर्दू हिंदवी को राजभाषा बनाया गया। इनका जो शासन था इब्राहिम आदिल शाह, जिनका 1534 से 58 ने दक्कनी उर्दू को राजभाषा बनाया तथा हिंदुओं को अनेक पदों पर नियुक्त किया। हिंदुओं को अनेक पदों पर इन्होंने नियुक्त किया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के बाद को अपने उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु कहा जाता था। किसको कहा जाता था जगत गुरु? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु कहा जाता है। निर्धनों की सहायता करने के कारण उसने अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इसने किताब ए नोरस की रचना की, जिसमें गीत संग्रह, किताब ए नोरस में क्या है? गीत संग्रह है। इसने नोरसपुर नामक नामक एक नगर भी बसाया था। फरिश्ता जो लेखक है ने अपने ग्रंथ में किताब ए फरिश्ता की रचना इन्हीं की काल में की थी। हाँ, ये से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। फरिश्ता, किताब ए फरिश्ता के लेखक कौन है? फरिश्ता है। किन के शासन काल में की थी? तो जो समकालीन के क्वेश्चन होते हैं ना, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये समकालीन है। तो किसके समकालीन है? किसके समकालीन था? ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो नोरसपुर नामक बसा फरिश्ता ने अपना ग्रंथ किताबुल फरिश्ता की रचना इन्हीं के कालीन में की थी। किसके समकालीन थे ये? इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह के ये समकालीन थे। 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 द्वितीय लगाना मत भूलना भाई, ये द्वितीय इनका नाम होता है। द्वितीय तृतीय कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हो। फिर क्या होता है, इधर ये जब ये क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उधर से 1526 में, इस समय देखो कहाँ का चल रहा है, समय आ गया है यहाँ पे अपना 1580-27 को अपने उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु, यानी कि 1580 1526 में उधर उत्तर भारत में बाबर आ चुका है। बाबर आ चुका है। बाबर, अकबर, हुमायूं वगैरह शासन चल रहे हैं। और 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया कुछ, यानी कि 1686 में चल के, ये 1580 की बात है, यानी कि शासन चल रहे हैं 1686 में चल के, यानी कि आप बोल सकते हो कालांतर में फिर बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। मुगल साम्राज्य में मिला लिया बाद में। फिर नंबर आता है अहमदनगर का। 1490 में मलिक अहमद ने अहमदनगर को स्वतंत्र घोषित कर निजाम शाही वंश की स्थापना की। इस समय मुगल नहीं आए थे, 1526 में आए हैं। तो मलिक अहमद ने, किसने? मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना की, अहमदनगर की स्थापना की, यानी कि निजाम शाही वंश की स्थापना करते हैं अहमदनगर को स्वतंत्र घोषित करके। अहमदनगर को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, भाई हम तुम्हारी अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे, और एक निजाम शाही, एक नए वंश की स्थापना कर देते हैं। अहमदनगर की स्वतंत्रता बनाए रखने में अबिसिनियाई दास मलिक अंबर का प्रमुख हाथ था, जो अहमदनगर का वजीर था। मलिक अंबर कौन था? अहमदनगर का वजीर था। ये कौन था? अहमदनगर का वजीर था। उसने छापामार पद्धति, गोरिल्ला युद्ध अपनाया एवं भूमि व्यवस्था में ठेकेदारी को समाप्त कर दिया और रैयतवाड़ी प्रथा को अपनाया। रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? रैयतवाड़ी प्रथा में क्या था? इसके तहत ये कंपनी ने की थी, हेक्टर मुनरो ने शायद, और कंपनी तथा रैयत जो किसान होते थे, किसानों के बीच सीधा समझौता संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि ठेकेदारी में एक सिस्टम होता था, इजारा जिसको बोलते थे, इजारा प्रथा, कि कोई भी एक व्यक्ति, यानी कि जिसके पास पैसे हैं, भूमिपति है, उद्योगपति है, जैसे भी है, वो राजा को बोल देता है कि इतनी भूमि मुझे दे दो, टैक्स कलेक्ट करने के लिए मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। अब मान लेते हैं कोई भी 5 गांव मान लिए, तो राजा को बोल देगा कि मैं आपको 5 गांव के 5 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा टैक्स कलेक्ट करके, आप वो मुझे दे दो। उससे मैं कितने करूं? अब उससे वो 5 लाख कलेक्ट कर पाए, 4 कर पाए, 6 कर पाए, 20 कर पाए, वो उसकी मर्जी है। अब क्या होता था कि राजा उस बारे में और कुछ नहीं बोल सकता, राजा को तो सिर्फ 5 लाख ही मिलते, वो उससे चाहे वो 50 लाख कलेक्ट कर ले।
तो ऐसी भी कंडीशनें हुई थी, तो इन्होंने सीधे क्या किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, यानी कि बीच में बिचौलियों को खत्म कर दिया, डायरेक्ट आपका पैसा हमारे पास आएगा। मलिक अंबर ने ही मराठों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया था। जो मलिक अंबर है, इसी ने ही मराठों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया था। मलिक अंबर। बुरहान निजाम शाह पहला शासक था। कौन? बुरहान निजाम शाह पहला शासक था जिसने निजाम शाही उपाधि ली थी। उनके बाद जो आते हैं मुर्तजा निजाम शाह के शासनकाल में पहली बार मुगलों ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। जो मुर्तजा निजाम शाह है, इनके शासनकाल में क्या था, मुगलों ने पहली बार अहमदनगर पर आक्रमण किया था। और 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यहां से जो आता ना, जो 1633 में शाहजहां अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं, और इसी दौरान इनके शिवाजी के पिताजी होते हैं, वो अहमदनगर की सेवा में होते हैं, और फिर यहां से वो चले जाते हैं गोलकुंडा नहीं सॉरी बीजापुर। और यहां से ही जो अहमदनगर का जो ये इनके मुगलों के शासनकाल में आता है, और यहीं से ना उत्थान होना प्रारंभ होता है। किसका उत्थान? इसी दौरान मैं लिख देता हूं, इसी दौरान मराठों का भी उत्थान होता है। इसी दौरान मराठों का भी उत्थान प्रारंभ हो जाता है। तो यहां से देखना, अब जब हम आगे की कहानी हम पढ़ेंगे, जब मराठा पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि 1633 का ये जो डेट है ना, ये ध्यान रखना। जब हम मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे ना, तो मराठा साम्राज्य के दौरान पहला ही पॉइंट आपका यही होगा कि 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर को जीत लिया। यहां से इनकी परिस्थितियां यहां से चेंज होती है। यहाँ क्या क्या होता है, क्या उसको शिवाजी को कौन सा क्षेत्र दिया जाता है, कहाँ का तो उनको हाँ से कुछ क्षेत्र दे दिया जाता। फिर उसके बाद शिवाजी छोटे छोटे जो किले हैं उनको जीत लेते हैं, और यहीं से आगे चल के मराठा साम्राज्य का उत्थान होता है। फिर मराठा साम्राज्य देखते देखते एक बड़ा साम्राज्य हो जाता है, और पानीपत के तृतीय युद्ध तक, यानी कि पूरे भारत में अपनी जीत का पताका लहरा देते हैं। लेकिन तृतीय युद्ध में पानीपत में ये हार जाते हैं, और यहां से इनका पतन प्रारंभ हो जाता है। तो इसी दौरान मराठों का भी उत्थान प्रारंभ होता है, लेकिन मराठा साम्राज्य की शुरुआत यहीं से हो जाएगी। तो फिर आता गोलकुंडा। इसकी स्थापना 1512 में तुर्कीदास कुली शाह ने की थी। गोलकुंडा की स्थापना इब्राहिम कुतुब शाह उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, जिसने कुतुब शाही वंश की स्थापना की। कुतुब शाही वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद कुली हैदराबाद नगर की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? महमूद कुली ने। तथा चार मीनार का निर्माण करवाया। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? अहमद कुली ने, मोहम्मद कुली ने। किसने करवाया था? मोहम्मद कुली ने। तो ये पॉइंट भी याद रखना, मोहम्मद कुली ने हैदराबाद नगर की स्थापना की, और चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसी ने, मोहम्मद कुली ने निर्माण करवाया। और यह दक्कनी उर्दू अथवा हिंदवी का विद्वान था। फिर जो अलग से एक पांचवा क्षेत्र, क्योंकि मैंने बताया था कि बहमनी साम्राज्य के में छोटे छोटे 5 क्षेत्रों का विस्तार हो जाता है, तो पांचवा क्षेत्र का नाम है बीदर। पांचवें क्षेत्र का नाम क्या है? बीदर। अमीर अली ब्रीद ने बीदर को स्वतंत्र घोषित किया, और इसको घोषित करके ब्रीद शाही वंश की स्थापना की। 1618-19 में बीजापुर ने इस पर अधिकार कर लिया। बीजापुर ने भी इस पर अधिकार कर लिया, और अमीर अली ब्रीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अली ब्रीद को दक्कन की लोमड़ी, दक्कन की लोमड़ी, दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। किसको दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है? तो अमीर अली ब्रीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। फिर होता है, यानी कि 5 राज्य में विस्तार होता है इसका, अलग से स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं अपने आप को 5 छोटे छोटे राज्य। तो इसका पतन हो जाता है। तो पतन के मुख्य कारण क्या थे? बहमनी साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे? तो मुख्य कारण हम थोड़ा सा जान लेते हैं, मुख्य कारण क्या थे। तो नंबर 1 पे तो बहमनी साम्राज्य के जो सुल्तान थे वो स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। उनके अधिकारों पर कोई अंकुश नहीं था। अगर राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश हैं, उनके अधिकारों पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता, तो जनता विरोध करती है, और इनका पतन होना फिर लाजमी हो जाता। अधिकांश सुल्तान धर्मांध, भोग विलास तथा अत्याचारी प्रवृत्ति के थे। ये फिर
क्षेत्र विस्तार पे ध्यान नहीं देते ऐसी कंडीशन के लोग। बहमनी सुल्तानों ने अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए कोई ठोस नीति नहीं अपनाई जो कि जरूरी होती है। इन्होंने क्या किया, बहमनी सुल्तानों की असहिष्णु धार्मिक नीति के कारण हिंदुओं में असंतोष व्याप्त हो गया। अपनी स्थापना से लगभग 175 वर्ष तक पूरे अस्तित्व काल में बहमनी सुल्तानों को आंतरिक कलह तथा बाहरी शत्रुओं का निरंतर सामना करना पड़ा और अंत में ये 5 क्षेत्रों में बट गया। इस आंतरिक कलह का प्रमुख कारण दरबार में मुस्लिम अमीरों के 2 दलों के मध्य ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और शत्रुता का होना था। महमूद गवाह जैसे योग्य प्रधानमंत्री को भी आंतरिक कलह का रोष भुगतना पड़ा और इनको भी राजद्रोह के चक्कर में फांसी दे दी गई थी। महमूद गवाह को, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसकी हत्या के साथ ही बहमनी साम्राज्य का पतन सुनिश्चित हो गया। इनकी जैसे ही हत्या हुई तो इनके साम्राज्य का पतन सुनिश्चित हो गया और ये राज्य है, ये साम्राज्य है, खत्म हो गया। तो इसके जो आगे हम पढ़ेंगे, कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम मुगल काल। क्या पढ़ेंगे हम? मुगल काल। हम यहां से आगे प्रारंभ कर देंगे मुगल काल। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अपने इस चैनल पर शिक्षा युग पर मैथ्स के प्रीवियस ईयर की एडवांस सीरीज हमने चलाई हुई है, एडवांस मैथ, जो कि फ्री है, फ्री पीडीएफ, फ्री कंटेंट वगैरह है, जिसमें अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री है, जिसके पीडीएफ, वीडियो लेक्चर आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आप जरूर ये बैच भी ज्वाइन करें, सबका सब फ्री है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप रेगुलर क्लास ले रहे होंगे और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का अपना जो टॉपिक था बहमनी साम्राज्य, आज हमने इसका अलग से उत्थान, इसकी शासन व्यवस्था, इसके शासक, तो 5 राज्यों में इसका विघटन हो जाता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करें। थैंक यू।